Good morning students. Today lectures we will study about digital certificates. तो आज के लेक्चर में हम डिजिटल सर्टिफिकेट के बारे में जानेंगे। तो डिजिटल सिग्नेचर तो हम जान लिए हैं कि क्या होता है और कैसे काम करता है। तो डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? तो डिजिटल सर्टिफिकेट इसको हम X.509 सर्टिफिकेट भी कहते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड होता है X.509 इसको प्रोवाइड कराता है, इसलिए हम इसे X.509 सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो ये एक तरह से ये लाइसेंस है या आईडी कार्ड है। जैसे लाइसेंस होता है तो वो लोगों के लिए दिया जाता है, इस तरह से जो लाइसेंस होते हैं ये लोगों के लिए भी तो मतलब यूजर के लिए तो होते ही हैं, इसके साथ साथ डिवाइस के लिए भी दिया जा सकता है और किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के लिए भी दिया जा सकता है। तो इसको किसी टेस्टेड थर्ड पार्टी जैसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी कहते हैं द्वारा इसे इशू किया जाता है। और किसके लिए? कि जो रिसीवर है वो सेंडर को वेरीफाई कर सके, आइडेंटिफाई कर सके, और जो सेंडर है वो रिसीवर को आइडेंटिफाई कर सके या उनकी जो आइडेंटिटी है उनको चेक कर सके कि ये सही यूजर से आया है। तो सर्टिफाइंग जो अथॉरिटी होती है वो डिजिटल सर्टिफिकेट को इशू करती है, और जिसमें क्या रहता है कि जो पब्लिक की मतलब मेनली क्या रहेगा, पब्लिक की रहेगी, जो भी उसको सेंड कर रहा है, मतलब जो भी ट्रस्टेड यूजर्स रहेगा या जो कस्टमर्स है उसकी इसमें पब्लिक की रहेगी। इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी रहती हैं और डिजिटल सिग्नेचर भी इसमें अटैच रहता है। तो जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है इसमें फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन होती हैं। तो एक तरह से एक प्रमाण पत्र कह सकते हैं, जिसमें क्या रहेगा कि जो भी सर्टिफिकेट होल्डर्स है उसका नेम रहेगा और सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर रहेगा। तो नॉर्मल जैसे कोई भी इनकम सर्टिफिकेट होता है उसमें रोल नंबर दिया रहता है, एक सर्टिफिकेट नंबर दिया रहता है, इसी तरह से इसमें भी एक सीरियल नंबर और जो क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, मतलब कोई भी दो कस्टमर के सेम सीरियल नंबर नहीं हो सकते। उसकी एक्सपायरी डेट रहेगी और कब इसको इशू किया गया है इशू डेट भी रहेगी। एक्सपायरी डेट रहेगी कि मतलब ये कब एक्सपायर होगा, मतलब इसकी लास्ट डेट कह सकते हैं। और सर्टिफिकेट होल्डर्स की पब्लिक की कॉपी रहती है इसमें, और किसके लिए रहती है कि जो डिजिटल सिग्नेचर जब जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी उसको एनक्रिप्ट करता है प्राइवेट की से, तो पब्लिक की उसको अवेलेबल रहती है कि कोई भी उससे डिक्रिप्ट करके उसको वेरीफाई कर सके कि हाँ ये सर्टिफिकेट जो डिजिटल सिग्नेचर है वो ऑथेंटिक है। इसके बाद रहता है डिजिटल सिग्नेचर्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी। उसका डिजिटल सिग्नेचर उसमें एम्बेडेड रहता है और इशूअर का नेम, किसने इसे इशू किया है उसका वर्जन रहेगा और सब्जेक्ट नेम रहेगा कि किस लिए मतलब किस पर्पज़ से आप इसको बनवा रहे हैं। जैसे एग्जांपल फॉर मान लीजिए इसमें सब्जेक्ट नेम रहेंगे जो 4 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। तो नॉर्मल इसमें रहेगा कॉमन नेम, जैसे कि जावा ड्यूक हो गया, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है इसे, तो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट रहेगी जैसे जावा सॉफ्टवेयर डिविजन्स, और कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जैसे सन माइक्रो सिस्टम प्रोवाइड कराता है, और लोकेशन रहेगी तो यूएसए हो गया। इसी तरह से अदर्स में भी हो गया। अब डिजिटल सर्टिफिकेट्स और डिजिटल सिग्नेचर में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए डिजिटल सिग्नेचर लग रहा है कि ये एक सिग्नेचर है और ये किस लिए पर्पज़ के लिए, एक तरह से कह सकते हैं अटैचमेंट है या फिंगरप्रिंट को भी कह सकते हैं। ये मतलब वेरी ऑथेंटिसिटी या इंटीग्रिटी प्रोवाइड कराता है और नॉन रिप्यूटेशन वाला 3 प्रॉपर्टी इसमें प्रोवाइड होती हैं। ऑथेंटिसिटी मतलब ये रहती है कि जिसने भी जैसे सीए ने इसको बनाया, ठीक है, तो वो क्या करेगा अपनी प्राइवेट की से उसको एनक्रिप्ट कर देगा और पब्लिक की आपको सेंड कर देगा। तो आप जो जिस भी पर्सन से वो डिजिटल सिग्नेचर आया है आप उसको तुरंत डिक्रिप्ट करके उसकी ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। और इंटीग्रिटी में क्या रहता है कि जो मैसेज डाइजेस्ट हम लोग पढ़े थे, मैसेज डाइजेस्ट में क्या होता है, हैश फंक्शन का यूज करके एमडी मैसेज डाइजेस्ट बनाया जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि मैसेज डाइजेस्ट जो आपके पास आया है और दूसरे मैसेज में आप फिर से हैश फंक्शन यूज करके उसी तरह का मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट करते हैं और दोनों को कंपेयर करते हैं। यदि दोनों सेम रहते हैं तो उससे वेरीफाई हो जाता है कि जो हमारा मैसेज है वो इंटीग्रल है, मतलब उसकी इंटीग्रिटी लॉस नहीं हुई है। नॉन रिप्यूटेशन का मतलब वो जानते हैं कि ये जिसमें क्या रहता है कि यदि सेंडर सेंड कर रहा है तो रिसीवर उसे मना नहीं कर पाएगा रिसीव करने से, और रिसीवर अगर उसे और सेंडर क्या है उसे मतलब सेंड करेगा ही अगर करना होगा, रिक्वायरमेंट होगी। तो ये नॉर्मल प्रॉपर्टी हम देखते हैं मैसेंजर्स में कि जिसमें क्या रहता है कि जैसे आप किसी फर्स्ट टाइम आप किसी को मैसेज सेंड करते हैं तो फर्स्ट टाइम जाता है, उसके बाद यदि वो उसे ब्लॉक करता है कुछ भी रहता है तो नहीं जाता, लेकिन फर्स्ट टाइम कंडीशन रहती है कि जो भी जिसके पास मैसेज जा रहा है वो उसे मना नहीं कर पाएगा। इसे कहते हैं नॉन रिप्यूटेशन कंडीशन।
और जो डिजिटल सर्टिफिकेट होता है ये सिर्फ केवल ऑथेंटिकेशन ही प्रोवाइड कराता है, इसमें इंटीग्रिटी कोई बोल नहीं है कि इंटीग्रिटी हम कैसे वेरीफाई नहीं कर सकते, ना ही इसमें नॉन रिफिटेशन का कंसेप्ट होता है। मतलब किसी को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो हम मना भी कर सकते हैं। ओनली वेरीफाई एंटिटी आइडेंटिटी, मतलब केवल यूज़र को ही वेरीफाई करता है ये। और जो सर्टिफिकेट होता है ये फाइल होता है, और ये डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, एक तरह सा अटैचमेंट होता है। और स्टैंडर्ड जो इसमें होता है X.509, इसी के बेस पे इसका सर्टिफिकेट का नाम भी X.509 होता है। डिजिटल सिग्नेचर का एक ही स्टैंडर्ड होता है जिसे बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर स्टैंडर्ड DSS। अब देखते हैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी क्या होती है, मतलब जो डिजिटल सर्टिफिकेट को इशू करती है वो क्या करती है। तो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी होती है इसका हम जान लिए हैं कि ये क्या करती है, जो भी डिजिटल सर्टिफिकेट है उसको ये इशू करती है। अब इसका इशू सर्टिफिकेट एंड इंश्योर इन्फॉर्मेशन कंटेंट विद इन द सर्टिफिकेट इज करेक्ट एंड डिजिटली साइन, और जो भी इन्फॉर्मेशन आप उसमें साइन की गई हैं उनको इंश्योर करती है, मतलब आपको गारंटी देती है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट हैं और डिजिटली साइन की गई हैं, मतलब डिजिटल सिग्नेचर उनमें इंक्लूड किया गया है। अब इसके की फंक्शन, मतलब कौन कौन से मेन काम होते हैं जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी करती है, तो मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में GIPBBR के फॉर्म में बना दिया। आप अपने तरह से इसका फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। तो फर्स्ट काम इसका होता है जनरेटिंग की पेयर्स मतलब प्राइवेट की और पब्लिक की को जनरेट करना होता है। तो ये दो तरह से, एक तो अपना इंडिपेंडेंटली मतलब खुद से क्रिएट कर सकता है, या फिर जो क्लाइंट है उसके बेस पे क्रिएट कर सकता है, मतलब उनके दोनों के बीच पे ज्वाइंट करके। सेकंड काम होता है इसका इशूइंग डिजिटल सर्टिफिकेट को इशू करना, ये सेकंड नहीं, ये मेन काम है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले क्रेडेंटियल्स जो रहेंगे कस्टमर्स के या क्लाइंट के, क्रेडेंटियल्स होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स या आपकी कुछ ऐसी आइडेंटिटी जिससे आप वेरीफाई हो जाएं कि आप राइट यूजर्स हैं और मतलब सही पर्सन हैं सर्टिफिकेट लेने के लिए। जैसे नॉर्मल वे में सर्टिफिकेट यदि मान लीजिए आप कोई इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या पैन कार्ड बनवा रहे हैं, तो उसके लिए क्या रहता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, या कुछ भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जिससे आप वेरीफाई हो सके कि आप इंडियंस रेजिडेंट हैं या आप जो पर्सन है वो सही हैं, सही जगह से बिलोंग करते हैं, तो वो क्रेडेंशियल्स कहलाते हैं। तो इसके बाद फिर क्या करता है, CA सर्टिफिकेट को साइन करता है, और जो भी डिटेल्स हैं या डिजिटल सर्टिफिकेट में इंफॉर्मेशन मतलब इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई हैं उनको फिर कोई मॉडिफाई ना कर सके, तो ये उसके पास वो होती है, और उनको जब वो साइन कर देता है तो फिर कोई उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता। फिर उसके बाद है पब्लिशिंग सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट होता है उसे फिर ये पब्लिश करता है। तो पब्लिश करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्टरी की तरह पब्लिश कर दे, मतलब सबके लिए अवेलेबल कर दे। दूसरा क्या है कि केवल उन्हीं को ही सेंड करता है जिन्हें रिक्वायरमेंट है। तो पब्लिशिंग का मतलब होता है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब जो सर्टिफिकेट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एक दो तरह से होता है। फोर्थ इसमें जो फंक्शन होता है इसका वेरीफाइंग सर्टिफिकेट्स, तो सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना ये बेसिकली काम होता है हमारा RA का, लेकिन कभी कभी CA भी करता है। तो सेंड सबसे पहले क्या करता है, जो पब्लिक की होती है सभी क्लाइंट को सेंड कर देता है। क्लाइंट पब्लिक की का यूज करके उसे जो भी सिग्नेचर आया है उसको क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट करने के बाद उसे वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी है वो सही है। उसके बाद फिर फिफ्थ होता है जिसे बोलते हैं रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। देखिए कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जो कस्टमर्स हैं उन पे सर्टिफिकेशन अथॉरिटी को ट्रस्ट नहीं रहता, क्योंकि वो कभी कभी जो सर्टिफिकेट है उसका मिसयूज करने लगते हैं, या जो प्राइवेट की है उसको कंप्रोमाइज़ करते हैं यूजर्स। कंप्रोमाइज़ इसका मतलब हो गया जैसे कि जो कोई विंडोज सॉफ्टवेयर्स है या कोई भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम मान लेते हैं कि एक यूजर उसने वो की यूज करके इंस्टॉल किया, उसी की को यूज करके किसी दूसरे यूजर्स ने भी इंस्टॉल किया, यदि वो मल्टीपल सिस्टम के लिए नहीं है तो उस केस में फिर क्या रहता है, तो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी उस सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देती है। और जो सर्टिफिकेट होते हैं वो 4 क्लास में डिवाइडेड रहते हैं। फर्स्ट क्लास के जो सर्टिफिकेट रहते हैं ये आप नॉर्मल ईमेल के द्वारा फाइंड कर सकते हैं, ये नॉर्मली आपके स्मॉल टास्क के लिए दिए जाते हैं, ठीक है। और क्लास 2 में आते हैं, ये थोड़ा आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेते हैं, मतलब फर्स्ट वाले में आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपके ईमेल के बेस पे मिल जाते हैं, आपको सिर्फ साइन अप करना होता है। दूसरे वाले होते हैं इसमें आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली जा सकती हैं। जो थर्ड क्लास के होते हैं ये सिक्योर होते हैं,
तो ये थोड़ा उससे एडवांस समझ सकते हैं क्लास 2 से। क्लास 4 वाले हैं ये हमारे थोड़ा बड़े लेवल पे होते हैं, इनको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है, तो ये उनके लिए बनाए जाते हैं, ये कोई पर्सन के लिए नहीं होते, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, तो कॉर्पोरेट कह सकते हैं। जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है इसका काम सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करना होता है यूजर्स को और सॉफ्टवेयर्स को या उनकी आइडेंटिटी को। ये सर्टिफिकेट को कभी साइन नहीं करते, ना ही साइन करते, ना ही इशू करते हैं। अब देखते हैं कि जो स्टेप होते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट को फाइंड करने के, जो IT एक्ट 2000 में दिए गए हैं, और वो सर्टिफिकेट X.509 वही सेम है। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए आप किसी ट्रस्टेड एंड पॉपुलर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी से फाइंड कर सकते हैं। तो जो पॉपुलर सर्टिफिकेशन अथॉरिटी वैसे verisign.com है, या ईमेल के लिए स्पेशली, और भी हैं कुछ ग्लोबल हैं, NSTL है इंडिया में। इसके बाद तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे साइट में, उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ सर्विसेज आप इंडिविजुअल के लिए चाहते हैं, मतलब सिंगल के लिए, या फिर किसी कॉर्पोरेशन मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चाहते हैं। जैसे कोई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के लिए हो गया, या कोई कंपनी है तो कंपनी के लिए लेना चाहती है सर्टिफिकेट्स। या उसके बाद फिर थर्ड रहेगा फाइल डिटेल्स, कि जो भी फाइल्स रहेगी उनके बारे में डिटेल्स। फोर्थ रहेगा क्लास, किस क्लास का आप बनवाए, मतलब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास का। इसके बाद फिर टाइप्स रहेंगे कि किस टाइप का बना रहे हैं। फिर उसमें आएंगे सिग्नेचर ओनली है या सिग्नेचर प्लस एनक्रिप्शन, मतलब आप केवल सिग्नेचर ही चाहते हैं, या सिग्नेचर प्लस एनक्रिप्शन, मतलब कुछ ईमेल्स होते हैं जिसमें क्या होता है सिर्फ सिग्नेचर ही वेरीफाई करने पड़ते हैं, और आप दूसरा ऑप्शन भी इसमें चूज कर सकते हैं। इसके बाद रहेगी इसकी वैलिडिटी, जो वैलिडिटी मतलब नॉर्मली रहती है बाई डिफ़ॉल्ट 1 या 2 ईयर्स के लिए रहती है। आप उसके हिसाब से मतलब क्लास के बेस पे ये वैलिडिटी बढ़ भी सकती है, या वैलिडिटी को हम रिज्यूम भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर होता है नेम्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये कस्टमर के बारे में रहेगा कि जो भी क्लाइंट है वो उसको लेना चाहता है तो उसका नेम्स रहेगा और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहेगा। इसके बाद रहेगा एड्रेस, किस एड्रेस पे आप बनाए, GST नंबर्स, ये रिक्वायरमेंट होता है, नहीं भी रहता है, अब सिंपल आधार से भी हो जाता है। डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ, उसके बाद फिर पेमेंट डिटेल्स, पेमेंट्स हो गया। उसके बाद फिर क्या रहेगा, मेल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन, ये रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी करती है, तो आप उनको क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेल कर देंगे, तो उसके बाद आपका जो भी सर्टिफिकेट है वो कुछ दिनों बाद आपके पास आ जाता है मेल पर। इंडिया में बात करते हैं तो सर्टिफिकेशन साइट है, जैसे NIC है, NIC बहुत पॉपुलर है, IDRBT है, या ई-मुद्रा है, CDAC है, NSDL है, या कैप्रिकॉर्न है, ये मोस्ट पॉपुलर साइट्स हैं, यहाँ से भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जिससे आधार या EKYC के बेस पे भी आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स। एक तो क्लास होती हैं कि किस लेवल पे आप बनवा रहे हैं, मतलब जो सर्विसेज के बेस पे रहता है, और जो नेक्स्ट रहता है टाइप्स ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट, या इसमें भी क्लास कह सकते हैं, जो किस बेस पे बनाई गई हैं कि किसके लिए ले रहे हैं। तो फर्स्ट होता है सिक्योर सॉकेट लेयर्स, ये स्पेशली होते हैं सर्वर पे ऑथेंटिकेशन के लिए। तो इसलिए देखते हैं हम जो हमारे वेब साइट होती हैं उन पे SSL सर्टिफिकेट होता है, और जो ईमेल होती हैं उनमें भी SSL सर्टिफिकेट होता है। जो सेकंड टाइप के होते हैं वो कोड साइनिंग सर्टिफिकेट होते हैं। कोड साइनिंग सर्टिफिकेट का मतलब हो गया जो स्पेशली कोड सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के लिए बनाए जाते हैं। थर्ड टाइप के होते हैं क्लाइंट सर्टिफिकेट कहते हैं, ये स्पेशली डिवाइस या यूजर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए बनाए जाते हैं, दिए जाते हैं या इशू किए जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं क्लाइंट सर्टिफिकेट। ये नॉर्मल ओवरव्यू है कि एक प्राइवेट की स्टोर है जहाँ से प्राइवेट की आपने की पेयर लिया, मतलब जो भी सर्टिफिकेशन होता है प्राइवेट की ले लिया, पब्लिक की ले लिया, और क्रिएटेड जो क्लाइंट है उसने क्रिएट करके जो भी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी है उसके लिए साइनिंग रिक्वेस्ट सेंड कर दी, ठीक है, मतलब अपनी खुद की पब्लिक की प्लस सब्जेक्ट आइडेंटिफायर उसमें इंक्लूड रहेगा, मतलब प्राइवेट की पब्लिक की वो तो आपने जनरेट करके स्टोर से लेके क्लाइंट ने क्या किया, सर्टिफिकेशन साइनिंग रिक्वेस्ट सेंड कर दी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के लिए। उसमें रिक्वेस्ट में क्या क्या रहता है, पब्लिक की रहती है प्लस सब्जेक्ट आइडेंटिफायर्स। उसके बाद फिर जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी रहेगी वो आपको सर्टिफिकेट इशू करेगी, इशू करने के बाद क्लाइंट के पास आ जाएगा। ये तो ऐसा रहता है जब प्राइवेट की स्टोर से आप ऐसा करते हैं, अदरवाइज जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी रहती है वो खुद ही प्राइवेट की क्रिएट करते हैं और पब्लिक की क्लाइंट को सेंड करते हैं वेरीफाई करने के लिए। अब देखते हैं वेरिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट्स।
जो डिजिटल सर्टिफिकेट है उसका आप वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं। तो जो ऑथेंटिकेशन होता है वो 3 तरह से होता है, 1 वे ऑथेंटिकेशन, 2 वे ऑथेंटिकेशन एंड 3 वे ऑथेंटिकेशन। तो जो 1 वे ऑथेंटिकेशन रहेगा इसमें क्या रहता है कि जो भी सेंडर है ये केवल रिसीवर को ही रिसीवर सेंडर को ही इसमें वेरीफाई कर पाता है। तो ये ने मैसेज सेंड किया, तो अब जो मैसेज सेंड करेगा तो बी इसे कैसे वेरीफाई करेगा। तो ए के मैसेज में बेसिकली क्या रहेगा, टाइम स्टाम्प रहेगा ए का, और नॉन्स रहेगा, नॉन्स कुछ नहीं, एक टेम्पोरी फीडबैक रहता है इसे। और उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ बी की आइडेंटिटी रहेगी कि किस लिए आया है, और उसके बाद जो साइनिंग डेटा, कौन सा डेटा साइन किया गया है, मैसेज डाइजेस्ट बनाया गया है। और एनक्रिप्शन में रहेगा हमारा पब्लिक की रहेगी और सेशन की रहेगी। तो देखिए जो पब्लिक की यूज होती है ये किस लिए रहेगी कि जो डिजिटल सिग्नेचर आया है ये से उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, और सेशन की रहती है हमारे मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो इतने सारे इसमें इन्फॉर्मेशन होती है 1 वे में। बस इसका ड्रॉबैक यही है कि इसमें जो बी है वो उसको वेरीफाई करेगा ए को, लेकिन ए को बी के बारे में जानकारी नहीं रहेगी। मतलब नॉर्मली ये पब्लिक की के बेस पे उसको सेंड कर देता है, तो इसमें अटैक होने के चांस रहते हैं। सेकंड रहता है 2 वे ऑथेंटिकेशन। 2 वे ऑथेंटिकेशन में क्या रहेगा कि ए बी को बी ए को वेरीफाई करेगा और ए बी को वेरीफाई करेगा। तो फर्स्ट इसमें रहेगा, फर्स्ट मैसेज जो जाएगा ये से, इसमें बेसिकली ये क्या कंटेंट रहेगा कि टाइम स्टाम्प रहेगा, नॉन्स रहेगा, और ए बी की आइडेंटिटी रहेगी, और जो रिप्लाई ए से रिप्लाई बी को जा रहा है और बी से रिप्लाई ए को आ रहा है। और इसमें और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वही साइन डेटा रहेगा, और एनकैप्स्टेड पब्लिक की रहेगी बी से ए से आई हुई, और उसके बाद फिर सेशन की रहेगी। तो पब्लिक की और सेशन की किस लिए यूज होती है, पब्लिक की यूज होती है ए को ऑथेंटिकेट करने के लिए, मतलब जो ए के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर भेजा गया है उसको बी क्या करेगा, डिक्रिप्ट करेगा पब्लिक की से। उसके बाद फिर क्या रहेगा, सेशन की रहती है। इसी तरह से जब बी सेंड करता है ए को, तो उसमें क्या सेंड करता है ऑथेंटिकेशन के लिए, टाइम स्टाम्प रहेगा बी का, उसके बाद नॉन्स रहेगा बी से, और ए का भी नॉन्स रहेगा, उसके बाद फिर साइनिंग डेटा रहेगा, उसके बाद फिर क्या रहेगा कि पब्लिक की क्या है ए की, और उसके बाद फिर क्या रहेगा, सेशन की रहेगा। इससे दोनों एक दूसरे को वेरीफाई कर लेते हैं। 3 वे ऑथेंटिकेशन में क्या रहता है, ये बी की तरह ही सेम होता है, बस इसमें क्या रहता है कि ये एक एक्स्ट्रा टाइम स्टाम्प बी को सेंड करता है, और जो टाइम स्टाम्प ऐसा रहता है इसमें केवल नॉन्स रहता है, और इसमें चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। तो अब अगर हम इसको समराइज़ करें डिजिटल सर्टिफिकेट को, तो कैसे समराइज़ कर सकते हैं, कह सकते हैं कि डिजिटल सर्टिफिकेट एक तरह का लाइसेंस है या आइडेंटिटी कार्ड है, जो क्या वेरीफाई करता है, मतलब एक तरह से ट्रस्ट दिलाता है किसी यूजर्स को, या यूजर्स किसी दूसरी साइट पे कैसे टेस्ट करे, किसी दूसरे डिवाइस पे कैसे टेस्ट करे। तो एक तरह से लाइसेंस है जो सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, एक थर्ड पार्टी द्वारा इशू किया जाता है। और इस सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के जो फंक्शन होते हैं, बेसिकली इसमें क्या रहता है कि सर्टिफिकेट को इशू करना, KPR जनरेट करना, और उसके बाद फिर इसमें रहता है कि पब्लिश करना जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट को जब चाहे तब कैंसिल करना, और वेरीफाई करना सर्टिफिकेट को। जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होती है इसका काम केवल सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना होता है। इसके बाद फिर हमने देखा सर्टिफिकेट के डिस्क्रिप्शन के बारे में देखा। सर्टिफिकेट 4 क्लास के होते हैं, और सर्टिफिकेट की जो टाइप हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक सर्वर के लिए होता है, SSL बोलते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं कोड सर्टिफिकेट होते हैं, जो प्रोग्राम या कोडिंग के लिए होते हैं। थर्ड टाइप के देखे हमने क्लाइंट सर्टिफिकेट, जो क्लाइंट और लोगों के लिए या फिर यूजर्स के लिए बनाए जाते हैं या डिवाइस के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद देखा हमने इसको मतलब कैसे ऑप्शन क्रिएट किया जाता है, स्टेप देखे, स्टेप आप किसी भी साइट से क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि ऑथेंटिकेशन, तो 3 तरह से ऑथेंटिकेशन होता है, 1 वे ऑथेंटिकेशन, 2 वे ऑथेंटिकेशन और 3 वे ऑथेंटिकेशन।